हेलो गाइस। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो जैसे ही हमारी एक चैन चल रही है जिसमें हम मैं नए नए सर और मैम से कांटेक्ट करके और आप सब तक उनके एक्सपीरियंस पहुंचवाता हूं। तो आज उसी चेन में हमारे साथ साची लुथरा हैं, जो कि जिन्होंने करेंटली आईसर पुणे से एमएससी पास की है। ठीक है। और अभी ये पीएचडी ज्वाइन करने वाली हैं यूरोप में। तो आपको एक नया एक्सपीरियंस आज मिलने वाला है कि पीएचडी में एडमिशन हम का प्रोसेस क्या होता है फॉरेन से। और आईसर पुणे का भी एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस आप सभी को आज मिलने वाला है। तो फर्स्टली साची, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Madhav, for this kind invitation. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे मैं आप सभी को बता दूं कि सांची का बैकग्राउंड ऑब्वियसली केमिस्ट्री का रहा है, जैसे मैंने आप सभी को पहले बताया है। तो इन्होंने डीयू से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पास आउट हुई है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस रहा है बीएससी का, वो कैसा रहा है? Delhi University, like in my area, it's one of the big opportunities. सबका यही ड्रीम रहता है कि 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हुआ तो like it will be good. So same like 12th के टाइम पे यही एक ड्रीम रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है. And if you are getting that opportunity, it will give you exposure. Like in chemistry, they have different experiments, lab, so you will learn a lot. So in my case also, I had a very good experience in Delhi University. ओके। तो कैसा सिनेरियो रहता है? ठीक है कि जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, आपने कैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर रहा है आपका? ठीक है, तो वो थोड़ा आप शेयर करना चाहे उसमें से कुछ ऐसी चीजें जो आने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प करे। या श्योर. सो बेसिकली जब भी आप एक नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं और आप घर से भी मूव करते हैं तो वो एक बिग स्टेप रहता है. तो आपको काफी सारी नई चीजों में एडजस्ट होना होता है. यस। इन्वायरमेंट चेंज है, सिटी चेंज है, फ्रेंड्स नए बनेंगे. तो ऑब्वियसली एक नया एटमोसफेयर रहेगा, तो उसमें अपने आप को ढालने का कोशिश करें. और नई चीजों को सीखते चलें, अपने आप को बाउंडेड ना रखें. तो वो चीज आपको काफी हेल्प करेगी. धीरे धीरे आप सीखेंगे. एंड लाइक इन माय केस, लाइक लॉकडाउन हो गया था. तो बेसिकली काफी टाइम मैंने घर पे भी गुजारा है. तो उस टाइम पे शुरू शुरू में थोड़ा टाइम वेस्ट भी किया, क्योंकि एक नई चीज थी, वो भी पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं. सो वो सब होने के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी एक टाइम तक आप कितना करोगे ना, आपको अपने फ्यूचर पे भी फोकस करना है. तो फिर जैम के लिए प्रिपेयर करना था. तो उस टाइम पे मैं वेट कर रही थी कि ऑफलाइन कोचिंग क्या पता स्टार्ट हो जाए. वो नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे टाइम निकल रहा था. तो मार्च में लॉकडाउन हुआ एंड फाइनली फिर दिसंबर में मैंने कोचिंग स्टार्ट करी. लाइक इन माय सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स फ्रॉम डीयू. दिसंबर में मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई और नेक्स्ट ईयर पूरा कंटिन्यू रहा 21 में. और फिर 22 का मैंने एग्जाम दिया. और मैंने उस टाइम पे नेट गेट वगैरह कुछ भी क्वालिफाई नहीं करने का ट्राई किया था, बिकॉज मेरा माइंडसेट इस बात में क्लियर था कि मुझे पहले जैम पे फोकस करना है. तो कभी कभी ऐसा भी रहता है कि हम सोचते हैं ये भी कर लें और वो भी कर लें, तो मे बी कुछ लोग मैनेज कर सकते हैं, बट इन माई केस आई वॉज क्लियर कि पहले मेरे को जैम करना है और बाकी चीजें बाद में देखेंगे. तो सेम मैंने एग्जाम के लिए एग्जाम दिया एंड उसके बाद फिर लास्ट सेमेस्टर था. तो आफ्टर लॉकडाउन बहुत टाइम के बाद दोस्तों से भी मिलना हुआ था, तो थोड़ा घूमना फिरना मौज मस्ती लास्ट सेमेस्टर में वो सब भी हुआ. और फिर फाइनली मेरा एडमिशन जैम के थ्रू आईआईटी मंडी में हुआ था. और उसकी एडमिशन होने के बाद ही मेरे को बाद में आइजर पुणे का भी कॉल आया. इन बिटवीन मैंने आइसर कोलकाता का इंटरव्यू दिया था और आइसर मोहाली के लिए भी अप्लाई किया था. एंड फिर फाइनली जब मेरे को आइसर पुणे और आईआईटी मंडी में से चूज करना था, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा था कि लास्ट मोमेंट पे आप कहाँ जाना चाहते हो. क्योंकि मैंने आइजर पुणे के बारे में नहीं सोचा था उस समय पे. जब अप्लाई किया था मुझे लगा कि काफी दूर है, मुझे घर से दूर नहीं जाना, जस्ट अप्लाई कर दिया था. वो भी मुझे किसी सीनियर ने सजेस्ट किया था, तो इसलिए जस्ट अप्लाई किया उस टाइम पे.
बट आफ्टर दैट जब वो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने अपने सीनियर से, अपने कॉलेज टीचर से, प्रोफेसर से डिस्कस किया। तो सबका रिकमेंडेशन यही था कि यू कैन गो फॉर आइजा पुणे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीएचडी, लाइक यू विल गेट ए गुड रिसर्च एक्सपोजर। सो मेरे मन में उस टाइम पे ये बात थी कि मेरे को पीएचडी करने में इंटरेस्ट है। अगर वो चीज मेरे माइंड में चल रही थी तो इसलिए मैंने उस चीज को दिमाग में रखते हुए कि मेरे को मास्टर्स में अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आई टुक ए डिसीजन एंड मूव फॉर दी आइजा पुणे। तो वहां पे जाने के बाद एक नई जर्नी शुरू हुई थी फिर। सो मेरा एक क्वेश्चन, मैं आप सभी को और एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे सांची को मैथ में भी इंटरेस्ट रहा है 11th 12th में अगर मैं बात करूं, बट सिंस कि उसने केमिस्ट्री उनका बैकग्राउंड रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आईसर पुणे से एमएससी पास आउट है केमिस्ट्री से। तो सांची, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी स्टूडेंट फंस जाता है कि दो सब्जेक्ट उसको स्ट्रांग लग रही है कि मेरे को केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है और मैथ में भी इंटरेस्ट है, तो आपने कैसे डिसीजन लिया? मे बी सिचुएशन, तो ऑब्वियसली सिचुएशन भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है कभी कभी, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड जो स्टूडेंट कंफ्यूजन स्टेट में रहता है उस टाइम पे, आप कैसे उसका कंफ्यूजन मतलब कम कर सकते हैं? सो बेसिकली उस टाइम पे आपको अपना इंटरेस्ट पता है कि ये भी आपको लगता है कि ये चीज आप बेटर कर सकते हो और ये भी आपकी बेटर है। बट एट दैट टाइम कभी कभी ऐसा होता है ना, किस्मत भी आपको कहीं पे ले जाती है, तो वो चीज यस। भी कहीं ना कहीं वो वर्कआउट करती है। तो हमेशा अपने आप पे एक सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए कि शायद मैं ये ना कर पाऊं। उसकी बजाय आपको ये सोचने पे विश्वास रखना चाहिए कि मैं ये इसमें ये मेरा बेटर है, मैं इसको और ज्यादा इंप्रूव करके और बेटर कर सकता हूँ। तो वो चीजें कहीं ना कहीं काफी काम आती है। तो मेनली आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं कि आप अपनी सीनियर से कांटेक्ट करें। वो चीज काफी वर्कआउट होती है। अब आपको जैसे मैथ्स या केमिस्ट्री में कंफ्यूजन है, तो जो आपके सीनियर्स मैथ में या केमिस्ट्री में दोनों में कर रहे हैं अपनी एजुकेशन परस्यू, उनसे डिस्कस करें तो उनका आपको एक आइडिया मिलेगा। तो उसके बेसिस पे आप अपने पॉइंट्स, मेरिट्स डिमेरिट्स जो भी आपको समझ आते हैं कि अब ये सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं शायद इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो आप तब डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें आपको नहीं पता, यस। क्योंकि आप यस। अभी तक कॉलेज गए ही नहीं हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना, आपके लिए तो सब कुछ नया होगा। तो आप बात करें, जितना लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो चीज काफी वर्कआउट होगी आपको डिसीजन लेने में। और एक बात बोलते हैं कि जब सिक्का हवा में होता है तो आपका मन बोलता है कि आपको ये चीज करनी है। तो वो जब आपके दिल से एक आवाज आती है ना कि आप ये सब्जेक्ट परस्यू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। अगर कभी लगता है तो आप किसी और चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट जब तक ट्राई नहीं कर रहे हैं तब तक आप इस बारे में ऐसे कुछ नेगेटिव डिसीजन ना बनाएं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही है कि जैसे डीयू से ऑब्वियसली हजारों बच्चे बीएससी पास आउट करके निकलते हैं हर साल, तो आप ऐसी कुछ चीजें बता पाए कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए वहां जाके? ठीक है कि ऑब्वियसली हम ये चीज इंटरव्यू, ये हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को ये चीजें पता चले कि वहां जाके एक्चुअली में करना क्या होता है। तो आप दो तीन चीजें बता पाए कि हमको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो इस चीज के बारे में मेरा सजेशन ये है कि जैसे आप लोग नई कॉलेज में जा रहे हैं तो नई सोसाइटीज ज्वाइन करें, नए लोगों से इंटरेक्ट करें। और अगर आपको पता है कि आपने जो सा सब्जेक्ट परस्यू किया है आप उसमें और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो अपने सीनियर से गाइडेंस लेते रहें कि आगे चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं। और जैसे आपको पता है कि आपको मास्टर्स करनी है इन इंडिया फ्रॉम गुड आईआईटीज और आईसर्स, गुड यूनिवर्सिटीज, तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेट गेट जैम। तो आप उसकी प्रिपरेशन एक सही समय पे शुरू कर दें, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे लाइक थर्ड ईयर में आ जाते हैं, उन्हें जैम जैसे एग्जाम्स का पता ही नहीं होता। यस। यस। तो आप ये चीजें लाइक आप आजकल तो यूट्यूब एक बहुत आई थिंक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी चीज का डाउट पूछ सकते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप वो पॉइंट नोट डाउन करके आपको कब क्या चीजें करनी है आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उसको फॉलो करने का ट्राई करें। तो आपको जल्दी और सही चीजें समझ आएंगी आगे के लिए। जैसा मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है, सांची ने ऑल इंडिया 447 रैंक सिक्योर की है जेम एग्जाम में। तो वो एग्जाम की जो प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस था और वो जो एग्जाम का प्रिपरेशन एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो वो आप स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहें कि आपको
मे बी टाइम तो हो गया है, अप्रोक्स 2.5 years हो गए हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगे ये गलतियां हमको उस एग्जाम के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं तो एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आप अपने टॉपिक्स कवर करते जाइए, ऐसे सिलेबस पेंडिंग में मत छोड़िए। और सिलेबस करना, साथ में लेक्चर्स ऑनलाइन देखना, वो सब तो ठीक है, बट साइड बाय साइड जो चीज आपको करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि मेरे सिनेरियो में भी ऐसे हुआ था कि उस टाइम पे मेरे को इतना नहीं था, मैंने ये प्रैक्टिस करना, शॉर्ट नोट्स बनाना थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लाइक अराउंड जुलाई अगस्त। और जबकि मेरी कोचिंग दिसंबर में स्टार्ट हो गई थी, तो स्टार्टिंग में वो काफी चीजें स्लो चली। अगर वो चीजें मेरे को पहले थोड़ी समझ आती तो और भी चीजें बेटर की जा सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप, जब आपको टाइम मिले थोड़ा या ज्यादा कवर कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे हैं, कोई भी इंसान इनमें 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकता। लास्ट मोमेंट तक आपको ऐसा लगेगा नहीं ये वाला पॉइंट रह गया, ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है। बट इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको रैंक चाहिए, एडमिशन चाहिए। तो आपने अगर जितना भी प्रिपेयर किया होगा वो वहां पे काम आएगा। ओके। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी कि आप रेगुलरिटी जरूर रखें प्रिपरेशन के दौरान। ओके। तो मैं अगर सांची की बातों को थोड़ा सा कंक्लूड करूं, तो मे बी आपको सही टाइम पे डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो टाइम ही होता है। ठीक है, जैसे कि सांची ने बताया कि सेकंड ईयर में आई थिंक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड ईयर के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइम रहते हुए हमको डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सांची ने बताया था पहले कि उसका आईआईटी मंडी में भी सिलेक्शन हो चुका था, और फिर आईसर पुणे से भी कॉल आया। तो ये जो डिसीजन था आपका, जैसे आपने पहले भी बताया है कि आपने सीनियर से बात करी, इंटरेक्शन किया, तो आपके माइंड में ये चीज कब आई कि मेरे को पीएचडी करनी है? ठीक है, क्योंकि आफ्टर एमएससी भी ये डाउट रहता है कि मेरे को पीएचडी करनी है या नहीं करनी है। तो आपको क्या बीएससी में ही क्लियर हो गया था या फिर आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हुआ? सो जब मैं जैम के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो ऐसे सेशंस वगैरह यूट्यूब पे रहते हैं, वो सब देखे। और कुछ सीनियर्स भी बाहर पीएचडी करने के लिए गए, तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन आते कि क्या मुझे भी पीएचडी करनी चाहिए, या मतलब मेरा इंटरेस्ट है उस चीज में। तो बेसिकली मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि हाँ, मेरे को लाइफ में कुछ नया सीखना है। और सोसाइटी के लिए और डेली इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना है मुझे अपनी केमिस्ट्री के थ्रू। तो वो चीज मेरे माइंड में कहीं ना कहीं थी। और जब मैंने आईआईटी मंडी भी एडमिशन लेना था, तो वहाँ पे मेरे ही कॉलेज के एक सीनियर भी थी, तो मैंने उनसे भी इंटरेक्ट किया था कि अगर मुझे आईआईटी मंडी ज्वाइन करने के बाद अगर पीएचडी में इंटरेस्ट है तो अपॉर्चुनिटीज कैसी रहेंगी। तो उनका भी यही कहना था कि अगर आईआईटी मंडी ज्वाइन कर रहे हो आप, तो लाइक अब्रॉड में इनका कोलेब्रेशन रहता है, तो दे विल हेल्प यू टू गेट पीएचडी इन अब्रॉड। सो वो चीज कहीं ना कहीं मेरे माइंड में लाइक बैचलर साइंस से थी कि मुझे पीएचडी के लिए ट्राई करना है। तो आईआईटी मंडी में ऑब्वियसली अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। एंड आफ्टर दैट जब आइजर पुणे में एडमिशन हुआ, तो वो रिसर्च एक्सपीरियंस, ये आईआईटीज और आइसर का डिफरेंस रहता ही है। लेकिन आइसर कम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कंपैरेटिव लाइक स्टूडेंट्स कम है, तो यू कैन इजीली एक्सेस द थिंग्स। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है, और आपको एक्सपोजर काफी अच्छा मिल जाता है। तो फिर जब आइसा पुणे एडमिशन हुआ तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये मेरे लिए और भी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है अगर मेरा इंटरेस्ट पीएचडी में है। क्योंकि मेरे को पहले ही वो मास्टर्स के टाइम पे वो सब एक्सपीरियंस मिल जाएगा जिसकी तलाश मैं अपनी पीएचडी के दौरान कर रही हूँ। तो सिमिलरली वही चीज मेरे मास्टर्स में मेरे को सीखने को मिली। मेरे को काफी सारे नई टेक्निक्स, नई केमिस्ट्री, न्यू सिंथेसिस स्किल्स जो डेवलप हुई इन 2 सालों के दौरान, वो ऑब्वियसली मेरे को पीएचडी में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, और इन्हीं के बेसिस पे ही मैं पीएचडी भी सिक्योर कर पाई हूँ। यस। तो इससे रिलेटेड जैसे सांची ने बताया, ठीक है, कि उसका आईसर पुणे में उसने डिसीजन लिया कि मेरे को वहां से एमएससी करनी है। बट उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आईसर पुणे में एडमिशन हुआ कैसे? ठीक है, क्या जेम के स्कोर कार्ड के बेस पे हुआ या फिर इंटरव्यू के बेस पे हुआ? ठीक है, कि एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कोर्स कुछ होता है वहां पे?
तो वो थोड़ा आप स्टूडेंट्स को बताएं तो स्टूडेंट्स को थोड़ा नॉलेज में रहेगा कि हाँ ऐसा भी इन दिनों चल रहा है। हाँ, सो बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया था 2022 में, तो उस टाइम पे आईसर पुणे और आईआईसी बेंगलोर दो जगह पर मास्टर्स कोर्स स्टार्ट हुआ था केमिस्ट्री में। और आईसर पुणे में एमएससी मैथमेटिक्स एज वेल एज एमएससी इन ईसीएस वो भी स्टार्ट हुआ था। तो मैंने आईआईसी बेंगलोर में भी अप्लाई किया था, एंड ऑल्सो आईजा पुणे में भी अप्लाई किया था। तो बेसिकली मास्टर्स कोर्स के लिए आपका जो आईआईटी जैम का स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, और कोई इंटरव्यू शेड्यूल नहीं किया जाता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए सब आईसीएस में ऑर्गेनाइज होता है। तो इन आइजर पुणे अभी इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स नहीं चल रहा है केमिस्ट्री मैथ्स और ईसीएस में। अभी यहाँ पर एमएससी कोर्स ही अवेलेबल है, और आफ्टर दैट you can qualify NET and GATE and you can start your PhD. That is the different scenario. बट 2 years मास्टर कोर्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि सिर्फ आपके जैम स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत नई चीज है। जिन भी जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने वाले हैं वो ये बहुत नई चीज है, ठीक है, कि आइजर पुणे में मास्टर कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, और 2022 से आई थिंक सांची ने बताया है कि वहां पे स्टार्ट हुआ है मास्टर्स कोर्स। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइजर पुणे हम सभी जानते हैं, ठीक है, कि रिसर्च की अगर जब भी बात होती है तो इंडिया में आइजर्स और आईआईएससी बेंगलोर का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो आपका आइजर पुणे का एक्सपीरियंस 2 साल का कैसा रहा है, कैसा कोर्स वर्क होता है? ठीक है, मान लो कि मेरे को ही आईएसआर पुणे में एडमिशन लेना है, तो मेरे को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वहां पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप बताना चाहें कि फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है, देन सेकंड ईयर में ये सब चीजें करनी होती हैं। सो एमएससी के दौरान आइसर पुणे में कोर्स वर्क रहता है, प्रैक्टिकल्स रहते हैं, एंड आपका थीसिस वर्क रहता है और समर प्रोजेक्ट रहता है। तो बेसिकली इन फर्स्ट सेमेस्टर आपके पास 5 मैंडेटरी कोर्सेज रहते हैं, ओके। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल्स के मिक्स कोर्सेज रहते हैं, एंड आपको एक वन ऑप्शनल कोर्स चूज करना होता है। मेरे टाइम पे मैंने पॉलीमर केमिस्ट्री चूज किया था। और फिर सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसे ही आपको 4 to 5 कोर्सेज रहते हैं, और साइड बाय साइड लाइक इन जो 5 मैंडेटरी कोर्सेज जैसे फर्स्ट सेम में है, फर्स्ट सेम में ऑर्गेनिक लैब होगा, सेकंड सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक, एंड देन फिजिकल लैब। तो वो आपका विद 1 वीक में एक क्लास होगा लैब का, जिसमें 3 to 4 hours आपको लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे। तो दिस इज डिफरेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों लैब एक ही सेमेस्टर में होते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे वर्कआउट नहीं करता। यहाँ पे एक सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट का लैब रहेगा, और इसके अलावा साइड में आप किसी प्रोफेसर के अंडर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक्सपोजर ले सकते हैं किसी भी फील्ड का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसके लिए आप क्यूरियस हो, वो ज्वाइन करके वहाँ की टेक्निक्स, वहाँ की सिंथेसिस, वहाँ की स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड लग रहा है तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो लैब चेंज भी कर सकते हैं। तो वो चीज आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मिलता है इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द लैब एक्सपेरिमेंट्स। ओके। तो ये डिफरेंट रहता है आइसर के शेड्यूल में। ओके। तो एंड आफ्टर दैट फर्स्ट ईयर यस। आपका समर प्रोजेक्ट भी रहता है 2 मंथ्स का। तो आप उसके लिए भी कोई भी लैब ज्वाइन कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट भी क्रेडिटेड रहता है। एंड फाइनली लाइक इन योर सेकेंड ईयर यू विल डू योर थीसिस वर्क ओनली। तो वो ऐसे शेड्यूल है। ओके। तो आइजर में जैसे सांची ने बताया कि एक चीज एड ऑन होती है कि आप लैब भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कंपलसरी लैब्स होती हैं वो तो जैसे मैंने आईआईटीज की बात करूं, आईआईटी कानपुर की, तो उसमें भी फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अलग अलग लैब अलग अलग सेमेस्टर में होती है। ठीक है, बट ये जो एड ऑन किया है सांची ने कि आइजर पुणे में आप अलग से इन तीनों लैब्स के अलावा भी आप लैब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लैब में आप इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए सांची क्या हमको करना पड़ता है कि हमको जैसे मेरे को लैब एक्सपोजर करना है मेरे लिए, तो मेरे को क्या करना होगा? तो आप क्या कीजिए, जिस भी प्रोफेसर के आप प्रोफाइल सर्च करिए, पहले आप अपना इंटरेस्ट जानने की कोशिश कीजिए कि आपको ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक या फिजिकल किस में इंटरेस्टेड है। उसके प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट कीजिए, उनके रिसर्च पेपर्स देखिए। फिर आपको
जो भी 2 या 3 प्रोफेसर आपने शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं, और या ओके। जाके डायरेक्टली मिल सकते हैं उनसे। ओके। वो मीटिंग शेड्यूल कर देंगे समटाइम्स, अगर वो बिजी हैं तो। फिर वो आप अपना रिसर्च एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन टेल कि आप उनके लैब ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, आप नई स्किल सीखना चाहते हैं। उनसे बात कीजिए, फिर वो आपको अपनी लैब के सीनियर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स से मिलवाएंगे, और आपको गाइडेंस मिलेगी कि कौन से प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं और आप कौन सा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी वहाँ पे। वहाँ पे ऑलरेडी बीएसएमएस स्टूडेंट्स, जो 5 ईयर कोर्स रहता है, वो लोग भी ऑलमोस्ट अपने 3rd ईयर से स्टार्ट कर देते हैं लैब वगैरह ज्वाइन करना। यस। तो वो बीएसएमएस स्टूडेंट को भी ये एक्सपोजर मिलता है, और सिमिलरली एमएससी स्टूडेंट्स को भी ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ओके। ओके। सो आप अपने प्रोफेसर से, ठीक है, और जो भी आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स में, उनके प्रोफेसर से जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सांची, जैसा आप जितना इजी बोल रहे हैं कि इंटरेक्शन कर सकते हैं, बट जैसे सपोज करो कि मैं मेरी ही बात करूं, तो मैं आईआईटी कानपुर में गया था, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी प्रोफेसर से बात करने की, ठीक है, कि मैं इंटरेक्ट कर पाऊं प्रोफेसर से। तो वो कौन, मतलब आपने तो इंटरेक्शन किए हैं, ऑब्वियसली आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं अपनी जर्नी में, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या होता है कि मतलब बात करना इजी रहता है, वो प्रोफेसर हमारी बात अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, ठीक है, या फिर जैसे एक फोबिया भी होता है कि हमको इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। तो इन चीजों का जो एक मिथ है, वो आप दूर करना चाहें स्टूडेंट्स को। सो इस केस में ऐसा है कि ये चीजें हमारे लिए एक्चुअली क्या होता है, मन में एक बात नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेसर्स हैं वो लोग, जबकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। वो कितने सारे स्टूडेंट्स उनके अंडर ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, डिग्रीज ले चुके हैं, पीएचडी, पोस्ट डॉक, मास्टर्स सब कंप्लीट कर चुके हैं। बट वो चीज हमारे लिए नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग डरते हैं। बट आई वुड से कि ऐसा कोई इशू नहीं है, आप उनको मेल कीजिए फॉर्मली, एंड अगर वो रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप उनको एक रिमाइंडर मेल डाल सकते हैं। फिर 2-3 दिन अगर फिर भी अगर इन केस वो बिजी है, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप उनसे जाके डायरेक्ट मिल सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि पहले फॉर्मली एक मेल कीजिए, और ओके। फिर वो खुद ही टाइम शेड्यूल कर देंगे आपसे मिलने का। एंड लाइक इन माय केस, जो मेरे प्रोफेसर हैं वो साउथ के हैं, वो हिंदी नहीं बोल सकते। तो ओके। मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी, ये बात आपको फिगर आउट करनी भी चाहिए एक्चुअली। आप वहां पे जाकर हिंदी में बात कर रहे हैं और आपके प्रोफेसर को हिंदी नहीं आती आती, है। यस। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो आप ये चीज समझने का ट्राई करें कि स्टूडेंट्स रहते हैं, सीनियर्स हैं, लोगों से आप पूछ सकते हैं कि उस लैब का एटमोसफियर कैसा है, प्रोफेसर कैसे हैं। तो मेरे को ये बात पता थी कि मेरे प्रोफेसर साउथ के हैं, और स्टार्टिंग में ट्राई करो इंग्लिश में बात करने का। कुछ प्रोफेसर अगर नॉर्थ इंडिया के हैं, उनकी हिंदी अच्छी होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोफेसर को हिंदी आती है तो वो बोलते भी हैं, ऐसा कुछ वो डाउट नहीं है कि आप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स में हैं तो वो लोग हिंदी नहीं बोलेंगे। यस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये हमारा माइंड मेकअप है जिसको हम एक्चुअली चेंज नहीं करना चाहते। तो यस। अगर हिंदी उनको आती है तो वो डेफिनेटली बोलते हैं। बट अगर आपको लगता है कि वो प्रोफेसर को इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में ही कंफर्टेबल है, तो आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने का ट्राई करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों लैंग्वेज आपको इक्वली ही अपॉर्चुनिटी देंगी। जैसा कि सांची ने अपना एक्सपीरियंस बताया, और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता देता हूँ कि कोई ऐसी लाइन नहीं है कि हमको इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है। वो आपकी बात समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डर है, वो प्लीज मत रखिए। इंस्टीट्यूट बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट जो सिनेरियो है प्रोफेसर और स्टूडेंट का, वो हर जगह एक जैसा ही है, जैसा एक नॉन टीचर और एक स्टूडेंट का रहता है। तो आपकी बात वो जरूर समझेंगे, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी ऑब्वियसली वो भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे ही हैं, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं आप सभी को बता दूं कि सांची का यूरोप से, मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो सांची, क्या प्रोसेस रहा है आपका बाहर एप्लीकेशन करने का? और उससे भी पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आइजर पुणे रिसर्च का माना जाने माना इंस्टीट्यूट है, और आप बाहर से पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या माइंडसेट रहा था कि मेरे को क्यों करनी है बाहर से पीएचडी? सो बेसिकली लाइक मेरे को मास्टर्स में एडमिशन मिला, और वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसको मैं ढूंढ रही थी स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो आई थॉट कि मास्टर्स में मुझे यहाँ पर आईसा पुणे में, लाइक
जितना मैं सीख सकती थी मैं सीख चुकी हूँ। अभी मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर सकती हूँ, किसी नई कंट्री में जाके, किसी नई लैब में जाके, नए प्रोफेसर के अंडर मुझे कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो ये मेरी मोटिवेशन थी बाहर पीएचडी अप्लाई करने के लिए। ओके। अदरवाइज आइजर पुणे में आई कुड हैव डन दैट। सो वो एक कंफर्टेबल जोन होता है। तो मेरा मानना है कि आपको थोड़ा अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके। सो यूरोप में अप्लाई करने के लिए आपको प्रोफेसर्स को मेल करने होते हैं, और आपको वैकेंसीज देखनी होती है, एडवर्टाइज वैकेंसीज भी आती हैं कि उस लैब में ये पोजीशन अभी है, आप ये डेडलाइन है, अप्लाई कीजिए। अपना मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, अपने रेफरेंसेस सब, मार्कशीट वगैरह अटैच करके भेजिए। तो वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो बेसिकली आपको ये जरूर माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको पीएचडी करनी है या नहीं। एंड सेकंड इज कि कहाँ करनी है, यूएस, यूरोप, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। यस यस। तो इन माय केस आई वाज क्लियर अबाउट द फैक्ट कि मेरे को यूरोप यूरोप में ही पीएचडी के लिए पहले ट्राई करना है, ओके। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पॉलीमर केमिस्ट्री था। सो वो चीज मेरे लिए मोटिवेशन थी। और मैं यूएस में, जैसे कि सबको पता ही है कि कोर्स वर्क रहता है 1 ईयर का। एंड मेरे को ऐसा लगा था कि कोर्स वर्क की अभी नीड नहीं है, अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ही काम करना है। तो मैं यूरोप में ही पीएचडी ट्राई करूंगी, क्योंकि वहाँ पे 3 से 4 साल में आपको पीएचडी मिल जाएगी। और आप पीएचडी जल्दी कंप्लीट करके फाइनली जॉब या इंडस्ट्रीज, एकेडमिक्स, जहाँ पे भी अपना फ्यूचर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन के लिए आपको सही समय पर जरूर शुरू करना होगा। जैसे कि मेरे को अब पीएचडी मिली है, मेरी सितंबर में ज्वाइनिंग है। तो उसके लिए ऑलमोस्ट मैंने लास्ट ईयर अराउंड मई जून से ही स्टार्ट कर दिया था। तो ओके। आप फिगर आउट करने का ट्राई करें कि यूरोप में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी कंट्रीज हैं। पहले तो ओके। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। उस यूनिवर्सिटी में आपके इंटरेस्टेड टॉपिक है, लाइक मेरा पॉलीमर केमिस्ट्री था, तो वहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री का ग्रुप्स है या नहीं है। अगर हैं तो वो जो प्रोफेसर हैं वो काम कर रहे हैं, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। तो वो आप एक लिस्ट बनानी जरूर सही समय पर शुरू कर दें। एक एक्सेल में या फिर एक हैंड रिटन नोट्स आप अपने बना सकते हैं। यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर्स एंड उनके रिसर्च टॉपिक, वो सब आप लगेगा इसमें भी काफी समय जाता है, आपको चीजें फिगर आउट करने में बहुत टाइम जाएगा। सीनियर से बात कीजिए, यूट्यूब चैनल्स पे देखिए, हर एक इंसान का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। वो पॉइंट आप जरूर नोट डाउन करें जो स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं, उसको लेते हुए आप आगे बढ़े। और फिर आप मेलिंग वगैरह शुरू करें। आपको सीवी कैसे प्रिपेयर करना है, मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है, ईमेल कैसे ड्राफ्ट करना है प्रोफेसर को भेजने के लिए, वो सब चीजें आप सीख सकते हैं, अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज आपके लिए काफी नई रहेगी, तो एकदम से ऐसे अप्लाई करने में ऑब्वियसली सोच के भी डर लगता है। यस। यूरोप आप अप्लाई कर रहे हो, आप सामने वाले को जानते नहीं हो, एक न्यू एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली धीरे धीरे अपने आप को माइंड मेकअप कीजिए, डेवलप कीजिए, समझाइए खुद को कि कैसे कैसे चीजें करनी है। तो धीरे धीरे अगर आप रोज एक एक स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ बढ़ पाएंगे। और मैंने जो एप्लीकेशन स्टार्ट करी थी वो अराउंड सितंबर स्टार्ट कर दी थी। तो जब भी आपको टाइम लगे, क्योंकि आपका कोर्स वर्क रहेगा, लैब वर्क रहेगा, वीकेंड्स पे आप फ्री हैं या अर्ली मॉर्निंग फ्री हैं या लेट नाइट, कभी भी आप एप्लीकेशन, आपके दिमाग में कोई प्रोफेसर है जो आपने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, उनका काम देखो, मेल वगैरह लिखिए। स्टार्टिंग में वो भी 2-2 3-3 दिन लेता है, एक मेल लिखना, सीवी उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, मोटिवेशन लेटर, सब चीजें। तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आएगा तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। फिर इन चीजों में टाइम लगेगा। मेरे को जो फर्स्ट रिप्लाई आया था वो भी आई थिंक फर्स्ट दिवाली वाले दिन आया था। वो भी एक काफी गैप था कि आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कि आप जस्ट मेल करे जा रहे हो। वो भी एक दिमाग में टेंशन सा रहता है। यस यस। तो वो फर्स्ट रिप्लाई आने के बाद भी उसमें भी यही लिखा था कि हम आपके सीवी और मोटिवेशन लेटर से इम्प्रेस हैं, बट हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो नेगेटिव रिप्लाई भी आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देता है कि चलो रिप्लाई आया, अब मेरे को और अच्छे से अप्लाई करना है। तो बेसिकली धीरे धीरे अप्लाई करते जाइए। फिर कभी इंटरव्यू शेड्यूल होने की बात होती है, कभी नहीं भी हो पाता। वो चीजें काफी टाइम लेती हैं। इट डिपेंड्स कि कभी प्रोफेसर हाँ कर देते हैं बट वो इंटरव्यू नहीं शेड्यूल हो रहा है, यू कांट डू एनीथिंग, वो तो उनकी मर्जी है ना। यस यस। तो ये सब चीजें time लेंगी। एंड फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी हम डिस्कस कर सकते हैं। यस, मैं अ, उसी चीज पे आने वाला था। ठीक है।
एक तो जैसा आपको लग भी रहा होगा कि सांची बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है चीजों को, ठीक है, और एक एक पॉइंट को मेंशन कर रही है, हाईलाइट कर रही है, ठीक है, कि यहाँ पे देखो उन्होंने ये भी बताया है कि आपको टाइमिंग से एप्लीकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अप्रोक्स 1 ईयर पहले इन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, जब जाके इनको 1 साल बाद पीएचडी में एडमिशन टाइम से मिल रहा है। अगर आप लेट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपकी पीएचडी भी ऑब्वियसली लेट ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपको टाइम रहते डिसीजन लेना है, ठीक है। तो साची हमारे पास अप्रोक्स 8 मिनट्स है, ठीक है, मीटिंग की। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन है मेरा कि आप अपने जो जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उनको आप कंक्लूड करके स्टूडेंट्स को ये बताना चाहें कि आप ये चीज ध्यान में रख सकते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा रहेगा। सो यूरोप में क्या होता है कि पीएचडी के 2 राउंड होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड में आप लोगों को जो भी आपने थीसिस का और वर्क एक्सपीरियंस रिसर्च का लिया है उसकी आपको एक पावर पॉइंट बनानी रहेगी। उससे रिलेटेड फिर वो लोग बाद में 15 to 20 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। आपको कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो सब डिस्कस करेंगे। और जो भी पोजीशन वो आपको ऑफर करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग वो लोग एक डिस्कशन करेंगे कि क्या वहाँ पे काम रहेगा। अगर उनको आपका फर्स्ट राउंड में सेटिस्फेक्शन होगा तो फिर वो फाइनली सेकंड राउंड शेड्यूल करेंगे विद इन वीक और 10 डेज और मे बी 15 डेज। सेकेंड राउंड में उनके कुछ और प्रोफेसर रह सकते हैं, उनके स्टूडेंट्स रह सकते हैं। वहां पे वो लोग आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो उस केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो टेक्निक से रिलेटेड, और आपको नए प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे आप अपने एक्सपीरियंस को नई चीजों के लिए यूटिलाइज करेंगे। सो ये ऑलमोस्ट हर जगह पे ही 2 राउंड इंटरव्यू होता है। सो ये करने के बाद अगर आपका फाइनल होगा तो दे विल कॉल यू फॉर दी, दे विल टेल कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द पोजीशन एंड फाइनली आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा कुछ दिनों में। तो ये बेसिकली यूरोप का प्रोसीजर रहता है। तो हाईलाइटेड पॉइंट इसमें ये रहेंगे कि आप जो भी अपनी पावर पॉइंट बनाएं उससे रिलेटेड आप जो भी बेसिक नॉलेज है अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी टेक्निक यूज करी है, क्यों करी है, आपका डाटा ऐसा आया है, क्यों आया है। वो आपको अपने काम से रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो काम सिर्फ आपने किया है, उनको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यू आर दी बॉस ऑफ दैट वर्क। तो अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। दैट इज वन ऑफ द की थिंग। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की फैक्टर यहाँ पे रहेगा कि आपका सीवी और मोटिवेशन लेटर आपने कैसे बनाया है। क्योंकि ये चीज मतलब मेरे को इंटरव्यू में काफी प्रोफेसर ने ऐसे लाइक बोला कि आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो काफी अच्छा था, आपने सीधा सीधा लिखा था कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं। सीवी आपने काफी अच्छे से ड्राफ्ट किया था, वो चीज उनको अच्छी लगती है कि आपने ऐसे 3-4 पेज का ऐसे मोटिवेशन लेटर लिख के, बहुत सारे वर्ड्स लिख के, हाई फाई इंग्लिश लिख के उनको कंफ्यूज नहीं किया। जस्ट डायरेक्ट रहे सीवी और मोटिवेशन लेटर में कि आप उनकी पोजीशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आप उनके केमिस्ट्री में उनके लैब में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिंपल सा 1-1.5 पेज का अपना मोटिवेशन लेटर रखिए। ये नहीं है कि आपको इंग्लिश एकदम हाई फाई यूज करनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी आप कह रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो वो चीज आपके बहुत काम आएगी। फर्स्ट थिंग इज सीवी एंड मोटिवेशन लेटर, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। तो जैसा कि सांची ने बताया है कि सीवी और मोटिवेशन लेटर, ठीक है, आपका परफेक्ट होना चाहिए, और आपको अपने ऑब्वियसली आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू ऑब्वियसली हर चीज को पूछता है, ठीक है। आपसे काम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके सांची, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले तो आप सभी को ये बता दें कि आप कहाँ से पीएचडी करने वाली हैं, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया लग जाए। मे बी आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स जो यूरोप से पीएचडी करने वाले हैं उनको आप थोड़ी गाइडेंस कर सके। ऑफ कोर्स आपके पास जब टाइम होगा ऑब्वियसली जब भी। सो मैं पीएचडी नीदरलैंड से परस्यू करने वाली हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे से। वहां पर मेरा पीएचडी पोजीशन सितंबर में स्टार्ट होने वाला है। ओके तो सो मेरा मेरा लास्ट क्वेश्चन हमेशा कन्वर्सेशन का यही रहता है, ठीक है, कि जितनी आपकी जो जर्नी रही है उसको अगर मैंने जितना ऑब्जर्व किया है
तो हर किसी जर्नी में कुछ ना कुछ फेज ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। और ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत होना चाहिए, क्योंकि पीएचडी एक जर्नी बहुत लंबी है और उसका डिसीजन इतना आसानी से भी नहीं हो जाता है कि हाँ चलो पीएचडी कर लेते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आसान होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सोचना ही पड़ता है कि मेरे को पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपकी लाइफ में जब ऐसे फेजेस आते हैं तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग अपने आप को बनाते हैं उस टाइम पे? मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली है। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स से और अपने भाई से डिस्कस करती हूँ। कुछ भी हो, अगर मेरे माइंड में कोई थॉट चल रही है कि मेरे को ये चीज करनी है या नहीं, सबसे पहले अपने घर वालों से बात करें, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा बेटर सपोर्ट सिस्टम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट इन पे करते हैं और सबसे ज्यादा सपोर्ट भी यही कर सकते हैं आपको, चाहे पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो, बट आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स जरूर आपके साथ होंगे। तो आप कन्वर्सेशन करें उनके साथ, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके। सो मेरा आपसे ये और पूछना है कि सपोज कि कोई स्टूडेंट आपसे कोई क्यूरी पूछता है, तो आप उसका रिप्लाई मे बी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको जब भी टाइम मिले, ठीक है। तो आपकी जर्नी को कंक्लूड करते हैं, और जितनी भी आपकी जर्नी रही है उसमें आप क्या पॉइंट्स बताना चाहेंगे, दो तीन, कि स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए मैंने इस टाइम पे ये चीज लैग कर दी थी, तो ये चीज आप मत लैग करना। तो मेरे केस में लाइक मेरे को जैसे क्लियर था कि यूरोप जाना है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप लोग अपना माइंड मेकअप जरूर रखिए, क्योंकि काफी लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि उन्हें करना क्या है और क्या यस। कहाँ जाना है। यस। उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप यूएस के लिए जाना चाहते हैं तो बेसिकली आप सही टाइम पे आइल्स और टॉफल के लिए प्रिपेयर करें। उसकी एप्लीकेशन अगस्त में स्टार्ट होती है। आपको इन सब चीजों के बारे में सही समय पर पता होना चाहिए, और वो दिसंबर में क्लोज भी हो जाती है। लाइक अगर आप इस साल अगस्त में ट्राई करेंगे, अगस्त से दिसंबर के बीच में, तो आपको नेक्स्ट ईयर की पोजीशन मिलेगी। बट अगर आपने वो टाइम दिसंबर तक खो दिया तो आप यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज ये चीज जरूर जानने का ध्यान करें कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है या जिस चीज के बारे में आप थोड़ा सा भी सोचते हैं, उसके बारे में और फिगर आउट करने का ट्राई करें, क्योंकि टाइम चला गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। ओके। सो मतलब मींस कंक्लूजन यही निकलता है कि आप टाइम से पहले उस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करें, ठीक है, जब जाके आपको वो टाइम पे चीज मिलेगी। नहीं तो पीएचडी का सिनेरियो कभी कभी ऐसा भी रहता है कि एक साल डिले भी हो जाता है, ठीक है। इंटरव्यूज जैसा जो सांची की जर्नी रही है उसमें एक साल का भी टाइम लग जाता है आफ्टर एमएससी। मैं आप सभी को ये चीज भी एड ऑन कर देता हूँ। तो सही टाइम पे सही चीजें हम फिगर आउट करें। सो कंक्लूड करते हैं आज की कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच साची, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाला, और आई होप कि डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स को पसंद आने वाला है, ठीक है। थैंक यू मधुर, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा आपके साथ। और मैं स्टूडेंट से भी कहूंगी कि आपको कुछ भी डाउट हो आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड हैव ए ग्रेट जर्नी। ओके। सो कंक्लूड